आज हम एक ऐसे नाम की बात करने वाले हैं जिसे भारत में शायद ही कोई ना जानता हो, भगत सिंह। लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें कितना जानते हैं। ज्यादातर लोगों के जहन में उनकी एक ही तस्वीर आती है, हाथ में पिस्तौल लिए एक जोशीला नौजवान क्रांतिकारी। पर 23 साल की छोटी सी जिंदगी में वो इससे कहीं ज्यादा थे। एक विचारक, एक जबरदस्त पढ़ने वाले इंसान और एक ऐसे दूरदर्शी जिनकी बातें आज भी चौंका देती हैं। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए उनकी इस इमेज के पीछे की कहानी को समझा जाए। हमारे पास उनके बारे में विकिपीडिया के लेख हैं, उनके परिवार पर की गई रिसर्च है, कुछ अकादमिक पेपर्स हैं और सबसे जरूरी जेल में लिखे उनके अपने दस्तावेज। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने एक लड़के को क्रांतिकारी बना दिया, उसके असली विचार क्या थे और क्यों उनकी विरासत को लेकर आज भी इतनी खींचतान होती है। पर यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक प्रतीक बन गए। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि लोग उनके काम को शायद भूल जाएं, पर प्रतीक हमेशा याद रहेगा। आज हम उसी प्रतीक के पीछे के इंसान और उसकी सोच को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते। 1907 में उनका जन्म हुआ और उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। ऐसा लगता है जैसे क्रांति और देश की आजादी की बातें उन्हें विरासत में मिली थीं। बिल्कुल, ये माहौल ही उनकी नींव थी। उनके दादा अर्जुन सिंह एक समाज सुधारक थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही आजादी के आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। चाचा अजीत सिंह ने तो पगड़ी संभाल जट्टा जैसा बड़ा और कामयाब किसान आंदोलन चलाया था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया था। अच्छा। तो भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर में अन्याय के खिलाफ लड़ने की बातें, गिरफ्तारियों की कहानियों और देश के लिए सब कुछ करने का जज्बा देखा था। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने बचपन में ही उन पर बहुत गहरा असर डाला, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस वक्त वो सिर्फ 12 साल के थे। मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई कि वो स्कूल से 12 मील पैदल चलकर उस जगह पर पहुंचे थे। सोचिए, एक 12 साल का बच्चा ये कर रहा है, और ये सिर्फ एक भावनात्मक रिएक्शन नहीं था। वो वहां से एक बोतल में खून से सनी मिट्टी भरकर घर ले आए। उनके परिवार से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि वो और उनकी बहन रोज उस मिट्टी पर फूल चढ़ाते थे। तो मतलब शहादत और बलिदान का मतलब उनके लिए बचपन से ही बहुत गहरा था। जी हाँ, बिल्कुल। बाद में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी पूरे जोश से हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। लेकिन जब चोरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे कई नौजवानों का दिल टूट गया। तो क्या यहीं से उनका अहिंसा पर से विश्वास कमजोर होने लगा? उन्हें लगा कि सिर्फ शांति के रास्ते से आजादी नहीं मिल सकती। हाँ, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके मन में सवाल उठने लगा कि अगर शांति से नहीं तो फिर कैसे? और इसी सवाल का जवाब हमें उन दो बड़ी घटनाओं में मिलता है जिनके लिए भगत सिंह को आज सबसे ज्यादा याद किया जाता है। पहली घटना दिसंबर 1928 में पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या। ये लाला लाजपत राय की मौत का बदला था, जिनकी साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लगी चोटों से मौत हो गई थी। पर मैंने स्रोतों में पढ़ा कि उन्होंने गलत आदमी को मार दिया था। ये तो एक बहुत बड़ी चूक लगती है। हाँ, और यही बात इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। उनका असली निशाना पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट था, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। सॉन्डर्स को गलती से स्कॉट समझ लिया गया। तो वो चाहते तो चुप रह सकते थे। बिल्कुल, या कह सकते थे कि गलती हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगले ही दिन उन्होंने और उनके संगठन ने पूरे लाहौर में पोस्टर लगाकर डंके की चोट पर कहा, हाँ, हमने जॉन सॉन्डर्स को मारा है और लाला जी का बदला ले लिया है। मतलब उन्होंने अपनी गलती को भी एक राजनीतिक बयान में बदल दिया। बिल्कुल। ये उनके क्रांतिकारी नजरिए को दिखाता है। उनके लिए एक्शन का जो सिंबॉलिज्म था वो ज्यादा जरूरी था। ये बदला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे दमनकारी सिस्टम का था, और वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ठीक है, ये बात समझ आती है। लेकिन जो दूसरी घटना है अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, वो तो और भी अजीब लगती है। एक क्रांतिकारी बम फेंक रहा है लेकिन किसी को मारना नहीं चाहता। ये तो विरोधाभासी है। क्या ये सिर्फ ड्रामा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। वो ड्रामा नहीं, बल्कि जिसे वो प्रचार का कार्य कहते थे, वो कर रहे थे। उनके अपने फेंके हुए पर्चों में साफ लिखा था कि उनका मकसद बहरों को सुनाना है।
वो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जैसे कानूनों का विरोध कर रहे थे जो मजदूरों के हक छीन रहे थे। और बम भी तो कम पावर के थे। जी, बम कम पावर के थे और उन्हें जानबूझकर खाली जगह पर फेंका गया था। तो फिर बम फेंकने का पॉइंट क्या था अगर किसी को चोट ही नहीं पहुंचानी थी तो? पॉइंट बम की आवाज नहीं थी, पॉइंट था उसके बाद होने वाली गिरफ्तारी। वो भागे नहीं, वहीं खड़े होके इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनका असली प्लान तो गिरफ्तारी के बाद शुरू होना था। उन्हें पता था कि अंग्रेजों की अदालत उन्हें पूरे देश से बात करने का सबसे बड़ा मंच देगी और उन्होंने उसी मंच का इस्तेमाल करने के लिए सब किया था। तो प्लान काम कर गया, वो गिरफ्तार हुए और मुकदमा अखबारों की सुर्खियां बन गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है ना। पिस्तौल वाला क्रांतिकारी अब कलम वाला विचारक बन रहा था। अब बिल्कुल, जेल के दिन उनके लिए एक बदलाव का दौर थे और इसकी शुरुआत हुई एक जबरदस्त भूख हड़ताल से। उन्होंने देखा कि जेल में भारतीय और अंग्रेज कैदियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता था। अंग्रेजों को बेहतर खाना, किताबें, अखबार मिलते थे, जबकि भारतीयों को जानवरों की तरह रखा जाता था। और ये कोई 1-2 दिन की हड़ताल नहीं थी। नहीं, ये 64 दिनों तक चली। इसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इसी भूख हड़ताल के दौरान उनके साथी जतिन दास की शहादत हो गई, जिसने पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। ये हड़ताल सिर्फ अच्छे खाने के लिए नहीं थी, ये राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए थी, सम्मान के लिए थी और सबसे जरूरी, पढ़ने लिखने के हक के लिए थी। वो जानते थे कि असली क्रांति विचारों से आती है। और इसी पढ़ने लिखने की जिद से उनकी मशहूर जेल नोटबुक सामने आई। ये बात मुझे हैरान कर देती है। एक आदमी जिसे पता है कि उसे फांसी हो सकती है, वो जेल में बैठकर नोट्स बना रहा है, पढ़ रहा है। इस नोटबुक में ऐसा क्या था? ये एक असाधारण दस्तावेज है। ये कोई पर्सनल डायरी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के विचारकों, कवियों और क्रांतिकारियों के कोट्स का कलेक्शन है। और वो सिर्फ एक तरह की विचारधारा नहीं पढ़ रहे थे। एक तरफ वो कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ रहे हैं, जो क्रांति के लिए एक मजबूत सत्ता या स्टेट की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो मिखाइल बाकुनिन जैसे अराजकतावादी को पढ़ रहे हैं, जो हर तरह की सत्ता और स्टेट का दुश्मन है। ये तो एकदम उल्टे विचार हैं। एक मार्क्सवादी और एक अराजकतावादी एक ही दिमाग में। क्या वो कंफ्यूज थे या इन सब में से अपने लिए कुछ चुन रहे थे? यही तो उनकी खासियत थी। वो किसी एक वाद या इज्म के गुलाम नहीं थे। वो भारत के लिए एक रास्ता खोज रहे थे। वो लेनिन से क्रांति का अनुशासन सीख रहे थे और बाकुनिन से सत्ता के खतरों को समझ रहे थे। उनकी जेल नोटबुक किसी एक विचारधारा की किताब नहीं है, बल्कि एक बेचैन और जिज्ञासु दिमाग की खोज का नक्शा है। वो अपनी फिलॉसफी खुद बना रहे थे। और इसी सोच विचार से उनका वो मशहूर लेख निकला, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये उस जमाने में बहुत बड़ी और साहसी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। और ये सिर्फ भगवान को नकारना नहीं था, ये तर्क और विवेक पर आधारित एक गहरा दार्शनिक लेख था। उन्होंने लिखा कि धर्म और अंधविश्वास इंसान को कमजोर और भाग्यवादी बनाते हैं। उनका मानना था कि जब तक इंसान धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तब तक वे मिलकर अपने असली शोषकों के खिलाफ कभी नहीं लड़ सकते। तो उनका नास्तिक होना भी उनकी राजनीतिक सोच का ही एक हिस्सा था। हाँ, ये दोनों बातें गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके लिए नास्तिकता का मतलब था इंसान को हर तरह की मानसिक गुलामी से आज़ाद करना, ताकि वो अपने हालात को बदलने के लिए खुद एक्शन ले, किसी चमत्कार का इंतजार ना करे। उन्होंने साफ लिखा कि वो किसी घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बने, बल्कि बहुत पढ़ने और सोचने समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो एक तरफ जेल में ये वैचारिक मंथन चल रहा था और दूसरी तरफ सॉन्डर्स हत्याकांड का मुकदमा, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। और जो अकादमिक स्रोत हमारे पास है वो बताते हैं कि ये मुकदमा इंसाफ का एक मजाक था। पूरी तरह से। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने एक स्पेशल कानून पास करके एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, जिसने सामान्य कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रख दिया। न कोई जूरी, न गवाहों से ठीक से जिराह करने का मौका। कई बार तो भगत सिंह और उनके साथियों की गैर मौजूदगी में ही सुनवाई चलती रही। ये साफ था कि फैसला पहले से तय था। ये न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक बदला था। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने माफी मांगने या दया याचिका दायर करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने एक और राजनीतिक दाव चलाया। बिल्कुल। उन्होंने वाइसराय को एक खत लिखा, जो अपने आप में एक घोषणा पत्र है। उन्होंने लिखा, आप हमें अपराधी कहते हैं, लेकिन हम तो आपके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ युद्ध बंदियों जैसा सुलूक होना चाहिए। हमें फांसी पर लटकाने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। वाह! ये उनकी तरफ से अंग्रेजी न्याय व्यवस्था को पूरी तरह नकारने का एक तरीका था। और फिर 23 मार्च 1931 उनकी फांसी के दिन की जो बातें पता चलती हैं वो भी बहुत कुछ कहती हैं। वो सब कुछ उनकी शख्सियत को बयां करता है।
उन्हें तय तारीख से एक दिन पहले शाम के वक्त फांसी दी गई, क्योंकि सरकार को जनता के गुस्से का डर था। कहते हैं कि फांसी से कुछ देर पहले तक वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन की जीवनी? हाँ, जब जेलर ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ब्रिटिश हुकूमत एक 23 साल के लड़के से उसकी मौत के बाद भी इतना डरी हुई थी कि उनका अंतिम संस्कार भी रात के अंधेरे के किनारे गुपचुप तरीके से किया गया। और यही डर शायद आज उनकी विरासत को लेकर होने वाली खींचतान में भी दिखता है। ऐसा लगता है कि आज हर कोई, हर राजनीतिक दल भगत सिंह पर अपना दावा करना चाहता है। राष्ट्रवादी, साम्यवादी, सिख संगठन, हिंदू संगठन, सब उन्हें अपना नायक बताते हैं। और यही उनकी विरासत की जटिलता और कह सकते हैं विडंबना है। हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से भगत सिंह का एक हिस्सा चुन लेता है और बाकी को नज़रअंदाज कर देता है। जो उन्हें राष्ट्रवादी शहीद मानते हैं वो उनके समाजवादी और नास्तिक विचारों पर चुप रहना पसंद करते हैं। जो वामपंथी उन्हें अपना कामरेड मानते हैं वो उनकी शुरुआती हिंसक एक्शन को लेकर थोड़ा असहज हो जाते हैं। सच तो ये है कि असली भगत सिंह अपने पूरे विचारों के साथ आज भी लगभग हर विचारधारा के लिए एक चुनौती हैं। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद भगत सिंह की जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक शहीद की नहीं है, वो एक गहरे विचारक की है, एक जुनूनी पाठक की है और एक ऐसे समाज सुधारक की है जो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहता था। उनका वो कहा हुआ वाक्य अब और ज्यादा मायने रखता है, व्यक्तियों को कुचलकर वो विचारों को नहीं मार सकते। उनकी जिंदगी यही दिखाती है कैसे एक नौजवान अपने दौर की घटनाओं से सीखता है, कैसे वो पढ़ लिख कर अपने विचारों को पैना करता है और कैसे वो अपने सिद्धांतों के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि एक शोषण मुक्त, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज का सपना देख रहे थे। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जब कोई ऐतिहासिक शख्सियत इतनी जटिल और बहुस्तरीय हो तो समय के साथ उसकी विरासत को इतना सरल क्यों बना दिया जाता है? और किसी को एक विचार या एक प्रतीक में बांधने की ये कोशिश हमें उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा बताती है या खुद हमारे अपने समाज और हमारी राजनीति के बारे में?